रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जेन ऑस्टन का एक फ़ेमस नावल एमा उसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इसके की थीम्स क्या हैं, सिंबल्स क्या हैं, इसमें स्टाइल कौन-सा यूज़ किया है जेन ऑस्टन ने। थोड़ा-सा जेन ऑस्टन के बारे में देखेंगे और अगर आपको जेन ऑस्टन पे डिटेल वीडियो चाहिए उसकी बायोग्राफ़ी पे, तो वो मैंने अलग से अपने चैनल पे अपलोड किया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती या किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको पेड असाइनमेंट्स बनवानी है तो उनके लिए भी आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। तो एमा हम देखेंगे अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी बाय जेन ऑस्टन। तो ये पब्लिश हुआ 1815 में। सबसे पहले हम नॉवल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एमा जो है ये रीजेंसी एरा का एक मास्टरपीस वर्क माना जाता है और उसके प्रीवियस हीरोइंस की तरह प्रीवियस हीरोइंस की बजाय जो कि उनके करैक्टरिस्टिक्स लिखे जेन ऑस्टन ने, एमा जो है वो एक वेल्थी सोशली सिक्योर और कंफर्टेबली इंडिपेंडेंट एक वीमेन है और एक खूबसूरत यंग वुमेन है जो कि जिसके पास पैसा भी है, सोशल स्टेटस भी हाई है और वो एक इंडिपेंडेंट वुमन भी है। ऑस्टन ने इसके बारे में जो लिखा है वो एक लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है। उसने लिखा है, आई एम गोइंग टू टेक अ हीरोइन whom no one but myself will much like। अब इसका मतलब ये है कि जब हम ये स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एमा एक खूबसूरत है, सोशली हाई स्टेटस एक विमेन है, इंडिपेंडेंट है, वेल्थी है, लेकिन उसमें उसके फ्लॉज भी हैं और उन फ्लॉज की वजह से जो है वो ज़्यादा रिलेटेबल लगती है रीडर्स को और जौन से हैं ह्यूमन कैरेक्टर्स उसके करैक्टरिस्टिक्स जौन से हैं उसके थ्रू पोर्ट्रे किए गए हैं लिटरेचर के अंदर। तो इसीलिए उसने ये कहा है कि बहुत से लोगों को शायद ये पसंद नहीं आएगी लेकिन फॉर ऑस्टन ये जो है उसकी बहुत एक अच्छी हीरोइन है और जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप कि एक आपको इसका इंट्रोडक्शन जो है वो समझ में आ गया होगा। मैं अगर थोड़ा-सा फिर से बता दूँ तो वो यही है कि ये एक लड़की एमा एक लड़की का नेम है जो कि एक जिसकी बहन की शादी हो चुकी है, माँ उसकी मर गई है और उसकी गवर्नेंस ने उसे पाला है और वो और उसके फादर जो से हैं वो रहते हैं एक बड़े से मेंशन में। अब आगे अगर हम इसके प्लॉट की बात करें जो पार्ट 1 है, तो एमा वुड हाउज़न सी है वो विलेज हाइबरी में रहती है और अपनी जो गवर्नेंस है उसकी भी वो शादी करवा देती है एक मिस्टर वेटसन से। उसके बाद उसे ये लगता है कि उस वो जो है वो मैच मेकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब किसकी शादी किससे होगी वो ये सोचना शुरू कर देती है और वो ये सोचती है कि शी इज़ अ नेचुरल मैच मेकर। और हैरियट स्मिथ जो सी होती है वो उसकी एक फ्रेंड होती है जो कि ऑर्फन होती है। उसका भी वो मैच मेक करने की कोशिश करती है। थ्रू आउट द नोवेल हम देखते हैं कि डिफरेंट लोगों के साथ हैरियट को मैच मेक करने की कोशिश करती है लेकिन वो सब के सभी गलत साबित होते हैं। अर्ली मिस्टेक्स जो सी है वो हैरियट का पेयर बनाने की कोशिश करती है एक लोकल विकर से, मिस्टर एल्टन से, एक पादरी होता है वो। और लेकिन बाद में से ये पता चलता है कि मिस्टर एल्टन जो से हैं वो तो एमा से शादी करना चाहते हैं फॉर मनी और लीडिंग टू द फर्स्ट ऑफ वेरी सोशल डिजास्टर्स। जब उसे ये पता चलता है तो एमा को बड़ा गिल्टी फील होता है कि हैरियट को मैंने अपनी वजह से बहुत ज़्यादा उसको हर्ट किया है, क्योंकि हैरियट जो है वो ये सोचने शुरू हो जाती है कि शायद मिस्टर एल्टन से उसकी शादी हो जाएगी। तो यहाँ भी उसकी जो सी है मैच मेकिंग गलत साबित हो जाती है। अगर जब पार्ट 2 की बात करें प्लॉट के, तो एमा जोन सी है वो फिर भी अपनी जोन सी ये मैच मेकिंग की हैबिट होती है उसको कंटिन्यू रखती है और फिर ये फैसिनेट करना शुरू हो जाती है फ्रैंक चर्चिल को और मिस्टीरियस जेन फेयरफैक्स। फ्रैंक चर्चिल जोन सा है वो अपने आंट और अंकल के साथ रहता है जिन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया, लेकिन यहाँ यह आया है मिस्टर वेस्टन और जो गवर्नेंस थी एमा की उसके घर में रहने के लिए। तो यहाँ से एमा को भी कभी कभी लगना शुरू हो जाता है कि वो फ्रैंक चर्चिल को पसंद करती है और जेन फेयरफैक्स जोन सी है वो एक जैसे एक इनोसेंट और एक ब्यूटीफुल गर्ल है जो कि ज़रा सी मिस्टीरियस भी एमा को लगती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्लॉट जो पार्ट 2 का है वो वहाँ ये भी होता है कि एमा
बॉक्स हिल की जौन सी पिकनिक होती है, वहाँ मिसेज़ बेट्स होती हैं जो कि एक लो क्लास से बिलॉन्ग करती होती हैं। उनके साथ ये बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी दिखाती है। तो एम्मा का जौन सा एक क्लोज़ फ्रेंड भी होता है और इसकी सिस्टर का ब्रदर इन लॉ भी होता है मिस्टर नाइटली। वो इसको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करता है कि तुम अपनी एरोगेंस से को कन्फ्रंट करो, वहाँ से निकल आओ और अपना जौन-सा है अपनी जो ट्रू आपका सेल्फ है उसको पहचानो। वो यहाँ उससे मिस्टर नाइटली इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करता है जब ये बॉक्स हिल की जो पिकनिक होती है वहाँ मिसेस बेट्स के साथ बुरा सलूक करती है। आगे उसके बाद अगर हम देखें तो एमा वुडहाउस का जो एक करैक्टर है तो शी इज़ डिस्क्राइब्ड एज़ हैंडसम, क्लेवर एंड रिच। और वो 21 इयर्स ओल्ड एक विमेन है और हार्टफील्ड की एक मिस्ट्रेस है। और वो व्हाइल शी इज़ वेल मीनिंग शी इज़ ब्लाइंडेड बाय हर ओन सोशल स्टेटस एंड ईगो। लेकिन वही बात है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी होता है तो वो भी आपको गलत और सही की पहचान करने में आप गलतियाँ करते हो और आपको उसकी पहचान नहीं रहती। तो अगर हम देखें तो her journey is one of moral education, learning to see others as they truly are rather than as tools for her own amusement. इसकी जर्नी के थ्रू हम ये समझते हैं, ये देखते हैं कि लोगों को उनके जो उनसे ट्रू सेल्फ है उनके लिए ही देखा जाए। ये ना देखा जाए कि वो हमारे अम्यूज़मेंट में कितना काम आ रहे हैं, वो एज अ टूल्स ना हम उन्हें देखें अपनी अम्यूज़मेंट के लिए। अब यदि हाइब्रिड सर्किल की अगर बात करें तो मिस्टर नाइटली है, हैरियट स्मिथ है, फ्रैंक चर्चिल है। कैरेक्टर्स तो और भी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मिस्टर नाइटली कौन से हैं? वो एक लोकल लैंड ओनर है एंड एमाज ओनली ऑनेस्ट क्रिटिक। ये एक ऐसा पर्सन है इस नॉवल के अंदर जो हम देखते हैं कि एक ऑनेस्ट पर्सन है और एमा को हर जो सी उसकी गलती है, हर अच्छी बात बुरी बात उसके बारे में वो बताता है, गाइड करता है। और ये रीज़न को, इंटीग्रिटी को और ट्रू जेंटल मैनली बिहेवियर को शो करता है। मिस्टर नाइटली अगर देखें तो उनकी जो अपीयरेंस है बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत नहीं है। एमा से 16 इयर्स का एज गैप भी है लेकिन वो एक मॉरली बहुत ज़्यादा अच्छा करैक्टर है और हाँ, एमा को अच्छी गाइडलाइन भी देता है। उसके बाद हैरियट स्मिथ जोन-सी है वो एक गर्ल ऑफ नोबडी है क्योंकि थ्रू आउट द नोवेल हम देखते हैं सबसे पहले वो मिस्टर हिल्टन के साथ, बाद में फ्रैंक चर्चिल के साथ, फिर मिस्टर नाइटली के साथ हैरियट का जो है मैच मेक करने की कोशिश करती है। लेकिन जब ये वो करने की कोशिश करती है तो कोई भी हैरियट को एक्सेप्ट नहीं करता और ये हम देखते हैं इसीलिए उसको अ गर्ल ऑफ नोबडी कहा गया है। वो स्वीट है और बहुत ज़्यादा नेव है और इसीलिए इजीली उसको जिस तरह कोई कहता है वो उस तरह हो जाती है। और एमा के साथ उसकी जो फ्रेंडशिप है वो डेंजर्स ऑफ क्लास बेस्ड मेडलिंग को ज़ाहिर करती है क्योंकि ये क्लास डिफरेंस इन दोनों में होता है। तो हम देखते हैं कि कैसे इसकी वजह से हैरियट की जो लाइफ है वो कितनी ट्रबल्स का शिकार हो जाती है। फ्रैंक चर्चिल की बात करें तो वो एक हैंडसम डैशिंग डिसेप्टिव यंग मैन है और जो कि जेन फेयरफैक्स के साथ जो अपनी एंगेजमेंट है उसको हाइड रखता है और अपना अफेयर एमा के साथ भी चलाने की कोशिश करता है जो कि हिपोक्रेसी को जाहिर करता है और ये डिस्ट्रैक्ट करता है विलेज ऑफ हाइब्री को। मेजर थीम्स की अगर बात करें तो हमारे पास सोशल लैडर है कि हर कोई जो सा सोसाइटल ज़्यादा से ज़्यादा आगे होना चाहता है और सोशली अपना रैंक जो सा है वो इम्प्रूव करना चाहता है कि हु कैन मैरी होम। ऑस्टिन एक्सप्लोर्स हाउ सोशल रैंक डिक्टेट्स हु कैन मैरी होम, के कौन किससे शादी करेगा। और हैरियट का जो लो बर्ड्स है वो एमा उसकी वजह से एमा जोन सी है उसको मैच मेक करती रहती है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ जो कि डेंजर साबित होता है। मैरिज एज सिक्योरिटी हम देखें तो 1800s के अंदर जो वीमेन थी उनके लिए मैरिज ही एक ऐसा तरीका था जिसके ज़रिए वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर सकती थी। और एमा की जो वेल्थ है वो उसको एक्सेप्शनल बनाती है क्योंकि 1800 पे अमूमन जो औरतें थी उनके पास इतनी दौलत नहीं होती थी। ट्रू जेंटिलिटी को अगर हम देखें तो जेंटलमैन और लेडी इज़ अबाउट कैरेक्टर एंड काइंडनेस नॉट जस्ट ब्राइटनेस। तो इसमें हम अगर जैसे गवर्नेंस बहुत ज़्यादा एक अच्छी लेडी होती है, जेंटलमैन की अगर बात करें तो मिस्टर नाइटली का जो करेक्टर है तो उनके थ्रू हम यही देखते हैं कि कैरेक्टर्स की जो काइंडनेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आगे से जैसे फ्रैंक चर्चिल ऊपर से इतना अच्छा दिखता है लेकिन वो हिपोक्रेट होता है, अपनी एंगेजमेंट को हाइड रखता है, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता।
अगर द ब्लाइंडनेस ऑफ डिसेप्शन की बात करें तो साइड का थीम हमारे पास आता है और आयरनी हम देखते हैं कि एमा जो वो ये सोचती रहती है कि वो सब कुछ परफेक्ट करती है, वो सब कुछ परफेक्ट देखती है, तो वो सबसे ज़्यादा अपने डेलूलों में होती है, डिल्यूडेड पर्सन है हाइब्रिड के अंदर, क्योंकि वो गलत मैच मेक करती रहती है। और अगर हम देखें तो वो मिसरीड करती है हैरियट के हार्ट को, मिस्टर एल्टन के हार्ट को, फ्रैंक के हार्ट को, इवन हर सेल्फ भी, क्योंकि जब वो हैरियट को भी कहती है तुम मिस्टर नाइटली तुम्हें प्रपोज करेंगे और मुझे लगता है वो तुम्हें अच्छा तुम्हें पसंद करते हैं, क्योंकि मिस्टर नाइटली को हैरियट पे सिंपैथी आ रही होती है, तो तब वो सडन ये भी रियलाइज़ करती है कि उसे मिस्टर नाइटली बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मिस्टर नाइटली को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, तो वो अपने हार्ट को जब नहीं पढ़ पाती तो वो कैसे ये सोच लेती है कि वो सबके हार्ट्स को पढ़ पाएगी। तो ये जो सा है ये स्टोरी है जिसमें हम स्ट्रगल देखते हैं कि आप जो उनसे है आपको क्लियरली चीज़ें दुनिया में नहीं नज़र आती, जो सोशल परफॉर्मेंसेस हो रही होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि जैसे आप उन्हें देख रहे हैं वैसे ही हो। लिटरेरी स्टाइल की बात करें तो फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स ऑस्टन ने यूज़ किया है, और जिसमें वो नरेटर की जो वॉइस है वो उसको ब्लेंड कर देता है एमाज की थॉट से, और लेटिंग अस सी दी वर्ड थ्रो एमाज बेस्ड आइज। इसके ऊपर मूवी भी है, वो भी आप देखिए, उससे आपको मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगी, क्योंकि जब हमने ये पढ़ा था हमारे टीचर ने भी हमें सजेस्ट किया था और हमने देखी भी थी, एक अच्छी मूवी है। उसके बाद आयरनी एंड विट की अगर बात करें तो ऑस्टन ने ह्यूमर भी ऐड किया है स्टेराइज करने के लिए रिजिड सोशल कस्टम्स को, और अपने जो टाइम की जो एक विलेज लाइफ थी और कैसे लोग सिर्फ उनके पास मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो जब भी मैं इस तरह की मूवीज, इस तरह की नॉवेल्स पढ़ती हूँ तो मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इसकी शादी उससे हो जाए, उसकी शादी इससे हो जाए, और उसके अलावा उनकी लाइफ में कोई भी काम नहीं होता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो बहुत कम इन नॉवेल्स के थ्रू हम देखते हैं। तो डोमेस्टिक लाइफ कैसी होती है, लोग कैसे सिर्फ एक दूसरे के हाउस होल्ड पे ही ध्यान रख रहे होते हैं, और बजाय ये कि अपने आप को इम्प्रूव किया जा सके, ये भी उसने ऑस्टन ने इस नॉवल के थ्रू बताया है। सिंबल्स और इमेजरी की बात करें, वैसे तो बहुत ज़्यादा सिंबल्स हैं, इमेजरी है इसके अंदर, और एक कलरफुल सी स्टोरी है, लेकिन अगर तीन की मैं बात करूँ तो कंट्री साइड जो है, और रिडल्स और वर्ड गेम्स भी हम नॉवल के अंदर देखते हैं कि खेलते हैं, जैसे हैरियट का एक सीन था वो खेल रही होती है, फ्रैंक चर्चिल, और ये सारे आपस में जो वर्ड गेम्स या रिडल्स खेलते हैं उनके ज़रिए भी हम जो सीक्रेट ट्रूथ्स हैं, फीलिंग्स हैं, और कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन है उसको देखते हैं। कंट्री साइड के ज़रिए हम देखते हैं कि हाइब्रिड कैसे आइसोलेशन का शिकार है, जो कि स्मॉल क्लोज वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। वेदर की बात करें तो स्नो एट क्रिसमस एंड द हीट एट बॉक्स हिल जो सा है वो भी कैरेक्टर्स के अंदर का जो हाल है वो बता रहा होता है, और इमोशनल रियलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये कोटेशन है जो कि आप अपने एग्ज़ाम में ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर मिल सकें आपके पेपर में। और उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ तो मुझे लगता है कि एक जो सीन है वो मैं स्किप कर गई हूँ। हैरियट जो है वो मिस्टर मार्टिन को पसंद करती होती है, जो कि एक फार्मर होता है। तो शुरू पे ही जो एमा है उसको वहाँ से रोक देती है कि तुम उससे शादी मत करो, वो तो सिर्फ़ एक फार्मर है, मतलब सोशली बहुत ज़्यादा लो है और लोअर क्लास से बिलॉन्ग करता है। लेकिन हम देखते हैं कि हैरियट को इतने जहाँ रिजेक्शंस मिलते हैं, एट द एंड भी वो मिस्टर मार्टिन के पास ही जाती है और वही उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यह इसके ज़रिए ये दिखाया गया है ट्रू लव जो सा है वो क्लास का बिल्कुल भी क्लास तक बाउंड नहीं होता, वो अपर क्लास लोअर क्लास में भी हो सकता है। और एक जो फार्मर है जो कि सोशली इतना अच्छा नहीं देखा जाता, सोशली या फाइनेंशियली उसको इतना अच्छा नहीं देखते, वो एक ट्रू लव को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आई होप के जो स्टोरी है, जो सारा एक इसके जो मेन थीम्स थे, इसका स्टाइल था, ये सिंबल्स थे, वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अगर कुछ मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए या अगर आपको मज़ीद कुछ समझने की ज़रूरत है तो वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।